नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बुधवार को शपथ ले सकती है, यानी उमर अब्दुल्ला बुधवार के दिन जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी के पहले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसकी संभावना है, यानी वेडनेसडे को शपथ ग्रहण समारोह होगा। उमर अब्दुल्ला आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिले, शाम के वक्त मिले, और जब वो निकले तो मीडिया का जमावड़ा बाहर था। उन्होंने उनसे पूछा आप कहां जा रहे हैं, उन्हें शीशा ऊपर किया और उसके बाद राजभवन से खबर आई और वहां से एक तस्वीर भी शाया हुई जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को वो चिट्ठी पकड़ा रहे हैं, जिस चिट्ठी के जरिए उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को यह बताया कि उनके पास रिक्वायर्ड नंबर है और वो सरकार बनाने के लिए तैयार हैं और उन्हें फौरन सरकार बनाने का न्योता दिया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि प्रक्रिया थोड़ी लंबी है क्योंकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है। इसके चलते ये चिट्ठी पहले राष्ट्रपति के दफ्तर जाएगी, वहां से गृह मंत्रालय में, और गृह मंत्रालय से जब एक नोटिफिकेशन निकलेगा उसके फौरन बाद आपका शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो मतलब साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा इसमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला का यह कहना कि इसमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी अप्रोच साफ तौर पर यह बताती है कि उमर अब्दुल्ला कन्फ्रंटेशन के मूड में बिल्कुल नहीं है। हालांकि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनको कहा कि 2 से 3 दिन लग सकते हैं तो उमर अब्दुल्ला बाहर आकर बयान दे सकते थे और बयान देकर ये कह सकते थे कि लंबा डिले है, वक्त लग रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा और बाहर आते ही कहा कि 2 से 3 दिन इस सारे सिलसिले में लग जाएंगे और उसके बाद जाकर जो है अगर ये सारी चीजें ट्यूसडे तक हो गई तो बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन हम शपथ लेंगे और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को अपनी नई सरकार और पहली सरकार मिलेगी। अब आज की सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने दमखम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 48 के आंकड़े पर पहुंच गई है और बिना कांग्रेस की मदद के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बना सकती है। उन्हें कांग्रेस की मदद की कोई जरूरत नहीं है। अब आंकड़ा कैसे पूरा हुआ? 42 लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने हैं। उसके बाद शम्स से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते सतीश शर्मा फौरन घाटी पहुंचे, उन्होंने अपना समर्थन दिया। उसके बाद डॉक्टर रामेश्वर सिंह बन्नी से उन्होंने अपना समर्थन दिया। उसके बाद चौधरी अकरम पार्टी में वापस आ गए और आज मुजफ्फर खान जो थाना मंडी से चुनाव जीते हैं उन्होंने भी पार्टी में वापस आने का ऐलान किया। और उसके अलावा प्यारेलाल शर्मा इससे पहले ही इंदरवाल से चुनाव जीतने के बाद पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो कहने का मतलब यह कि इन 5 लोगों के साथ 42 से नंबर बढ़कर 47 हो गया। और इसके साथ में ही आप जानते हैं कि सीपीआईएम के नेता और कुलगाम से 1996 से लगातार एमएलए चुने जा रहे मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, जिन्होंने बड़ी जेलें काटी, बहुत मारे खाई हैं, बड़ी बार गिरफ्तार हुए, पीएसए के तहत उनको बंद किया गया। इतना ही नहीं बल्कि उनकी अपनी जाती जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आई और वो परेशानियां भी उन्होंने झेली और वो सब कुछ झेलने के बाद लगातार सीपीआईएम की तरफ से वो कुलगाम से चुनाव जीतते आ रहे हैं। बड़ी कद्दावर शख्सियत, गुपकार में एक बोनाफिक्स की तरह वो काम कर रहे थे कि गुपकार गठबंधन को अगर किसी एक शख्स ने जोड़े रखा था उसका नाम मोहम्मद यूसुफ तारेगामी। बड़े प्रैग्मेटिक और हर माहौल में पूरी कोशिश उनकी शब्दोमत के साथ ये रहती है कि कोई किसी तरीके से माहौल को साजगार बनाने की कोशिश की जाए। और जब वो कुलगाम से श्रीनगर आए तो उनका पहला बयान आया कि कोई भी सरकार जो जम्मू कश्मीर में बनती है उसे मरकज के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाहिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टकराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से टकराव की स्थिति होगी
तो सरकार आगे चल नहीं पाएगी। यह है मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, जो कुलगाम से 1996 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। और यह भी आप कमाल देखिए, एक नेता इतने लंबे समय से कोalition का हिस्सा है कि कहीं कोई सेकुलर कोalition बनती है वो साथ हो जाते हैं, और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, इन्होंने समर्थन दे दिया है। लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं सुना कि मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा हो कि जनाब आप मुझे भी मंत्रिमंडल दे, मैं भी आपकी कोalition में एक मंत्रालय लेना चाहता हूं। और जब उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब ये बताइए कि आपका मन नहीं करता कि आप भी किसी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो जाएं? तो तारिगामी साहब का जवाब था कि जी ये हमारे मुकद्दर में नहीं है ये मंत्रिमंडल, क्योंकि हम अकेले हैं, हम ही जीतते हैं। तो हम जीत के जब जाते हैं तो जाहिर सी बात है पावर कॉरिडोर्स में आपकी कीमत और आपकी ताकत का अंदाजा इस बात से नहीं लगाया जाता कि आपका किरदार कितना बुलंद है, आपका कंट्रीब्यूशन सियासी तौर पर क्या है और आप किस पाए के लीडर हैं, बल्कि इस बुनियाद पर लगाया जाता है कि आप आए हो तो लाए क्या हो, आप आए हो तो आपके पास नंबर कितना है। तो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी चूंकि अकेले आते हैं और ऑलरेडी इस यूनियन टेरिटरी में सिर्फ 10 मंत्री बनने हैं, तो बहुत मुश्किल है कि इस मंत्रिमंडल में मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को कोई जगह मिले, बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन बहरहाल उन्होंने भी सपोर्ट दिया है, तो उनकी मदद से 48 नंबर बन जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना। यानी ये समर्थन कांग्रेस को नहीं मिला है, ये सारा समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, और इस बुनियाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दमखम पर 48 पर खड़ी है। और इस 48 के बाद 49वां नंबर है आम आदमी पार्टी के नेता और डोडा से एमएलए महराज मलिक का। जाहिर सी बात ये परेशान करेगा डोडा के पूर्व एमएलए और पूर्व गृह मंत्री खालिद नजीब सोहरवर्दी को, एक बड़े शरीफुल नफ्स इंसान, डोडा की जामे मस्जिद के इमाम। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने महराज बड़े जबरदस्त वक्ता हैं, बड़ी कमाल की उनकी पकड़ है चीजों के ऊपर, और आम लोगों का लीडर है महराज, गरीबों का, कमजोरों का, मिस्कीनों का, नादारों का, वो खुद ऐलानन ये बातें कहते हैं। लेकिन एक बड़े और कद्दावर लीडर की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो इस बात का ख्याल करे कि जब आप किसी भी शख्स की शख्सियत के बारे में बात करते हैं, आप उसकी सियासत को क्रिटिसाइज करें, आप उसकी सियासत करने के अंदाज को क्रिटिसाइज करें, और अगर आप कोई इल्जाम लगाते हैं तो वो इल्जाम सबूत की बिना पर होना चाहिए, वो इल्जाम बिना सबूत के नहीं होना चाहिए। अब आप एक मामूली इंसान नहीं, बल्कि आप पहले डीडीसी थे और अब आप एक जिले के एमएलए, एक जिले के एमएलए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं, आप वेस्ट वालों के भी एमएलए हैं, ईस्ट वालों के भी हैं, बदरवाह वालों के भी है, सबके काम करना अब आपकी जिम्मेदारी है। तो खालिद नजीब सोहरवर्दी जो डोडा की जामिया मस्जिद के इमाम हैं, शरीफुल नफ्स आदमी हैं, आप उनसे कोई भी तवक्का रख सकते हैं कि लेकिन यह तवक्का उनका दुश्मन भी उनसे नहीं रखता कि वो कोई पैसे में खुर्द-बुर्द करें, कोई लेन देन में खुर्द-बुर्द करें। ये उनके किरदार, ये बात उनके किरदार में कतन नहीं है। मतलब मुझे भी कोई आकर कहे तो मैं भी मानने के लिए तैयार नहीं, कोई भी समझदार आदमी, अक्ल वाला आदमी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई बेईमानी कर जाए, मतलब आपके साथ आपके दोस्त हैं, आपके रफीक हैं, वो आपके साथ चलते हैं, आप नहीं जानते आपकी दाईं तरफ कौन खड़ा है, बाईं तरफ कौन खड़ा है। किसी की गारंटी आप नहीं दे सकते, किसी के बारे में आप नहीं कह सकते कि जनाब ये शरीफ है, ये गुंडा है, ये कैसा, कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए जब आपको एक कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेदारी मिली है, और बड़ी ताकतवर कॉन्स्टिट्यूंसी, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी देव साहब ने की, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी उसके बाद वानी साहब ने की, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी मौलाना अताउल्लाह सोहरवर्दी ने की, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी अब्दुल मजीद वानी ने की, और अब अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है कि आप अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। तो आपकी जुबान से जब कोई कलमा निकले वो गरीब की हिमायत में और गरीब की मदद करने के लिए निकले। आप इस खेल में ही ना पड़े कि किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, इल्जाम तराशियां करना, इस खेल में ही आप ना पड़े, बिल्कुल ना पड़े।
जो काम मौलानाओं का है, मुफ्तियों का है, वो काम उनके हवाले, गलत करते हैं सही करते हैं, अल्लाह उनसे हिसाब लेगा। आपसे लोग जो हिसाब किताब लेंगे वो उस सीडीएफ का है, वो उन उम्मीदों का और उन ख्वाबों का हिसाब किताब लेंगे जो उम्मीद और जो ख्वाब उनके, जो उम्मीद उनको आपसे है और जो ख्वाब आपने उनको दिखाए हैं। तो उम्मीद और तवक्का ये कि महराज मलिक जो उन्होंने कहा है उस पर खरे उतरेंगे, और आज उन्होंने भी इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को अपना समर्थन दिया। शाम के वक्त में कांग्रेस की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई और जो 6 के 6 लोग जो जीतकर आए हैं उन्होंने तारिक हमीद करा की मौजूदगी में इस बात का फैसला किया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत देंगे, और उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फौरन वहां से उमर अब्दुल्ला के पास गए और उन्होंने अपनी जो हिमायत की चिट्ठी थी वो पकड़ा दी, और हिमायत की चिट्ठी उमर अब्दुल्ला को पकड़ाने के बाद उनको यह कहा कि ये बिला शर्त, बिना किसी शर्त के हम आपको हिमायत दे रहे हैं, और बाकी जो लवाजमात होंगी कोलिशन की कि हमको क्या चाहिए, आप हमें क्या दे सकते हैं, ये जब आप हिमायत की ये चिट्ठी एलजी को पहुंचाएंगे, आपको एलजी जब हुकूमत बनाने के लिए दावतनामा देंगे, उस दावतनामे के मिलने से पहले या उसके बाद हम लोग इस पर गौर खोज करेंगे कि हमको आपसे क्या चाहिए और आप हमें क्या दे सकते हैं। तो ये बात की है। तो ये आज पूरे दिन में हुआ। अब 2 लोग, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि इक्तदार के साथ कौन लोग चले गए, इक्तदार के साथ यानी कौन लोग सत्ता पक्ष के साथ चले गए। सत्ता पक्ष के साथ चले गए छम से सतीश शर्मा, बन्नी से डॉक्टर रामेश्वर, सुरनकोट से चौधरी मोहम्मद अकरम, थाना मंडी से मुजफ्फर खान, इंदरवाल से प्यारेलाल शर्मा, डोडा ईस्ट से महराज मलिक, उसके अलावा कुलगाम से सीपीआईएम के नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। जो लोग अब अपोजिशन का हिस्सा रहेंगे, अपोजिशन में यानी विपक्ष में, हिजब इख्तिलाफ में 29 लोग बीजेपी के होंगे, 3 लोग पीडीपी के होंगे, उसके अलावा जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन हिजब इख्तिलाफ का हिस्सा होंगे, और उसके अलावा खुर्शीद अहमद शेख अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो इंजीनियर रशीद के भाई हैं वो भी हिजब इख्तिलाफ का हिस्सा होंगे, और उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता एक समय के जिन्होंने बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दिया और आजाद उम्मीदवार के तौर पर शुपिन से इंतखाबात में हिस्सा लिया, चुनाव लड़े, शबीर कुल्ले, वो भी हिजब इख्तिलाफ का यानी विपक्ष का हिस्सा होंगे। अब विपक्ष में 29 लोग जम्मू से होंगे, 29 लोग जम्मू से होंगे, जम्मू संभाग से, 3 लोग पीडीपी से कश्मीर से, और अगर टोटल करें तो 5-6 लोग कश्मीर से होंगे, 29 लोग जम्मू से होंगे, यानी टोटल 35 लोग, और कश्मीर की नुमाइंदगी हिजब इख्तिलाफ में करने वाले लोगों की तादाद कुल जो मेरे सामने है वो 6 के करीब है, जिसमें 3 पीडीपी के लोग, 1 शबीर कुल्ले, खुर्शीद अहमद शेख और 1 सज्जाद गनी लोन। तो ये कुल मिलाकर सूरत हाल है। बुधवार के दिन जम्मू कश्मीर की हुकूमत बनेगी, और इस हुकूमत को लेकर स्ट्रेट लाइन ने सुबह आपको तफसीलन बताया था कि स्ट्रेट लाइन को क्या लगता है कि अगर नई सरकार जो बनती है उस सरकार में रीजनल बैलेंस कैसे मेंटेन किया जा सकता है, रिलीजियस बैलेंस कैसे मेंटेन किया जा सकता है, सब रीजनल एंग्जाइटीज को एड्रेस कैसे किया जा सकता है, उसका एक खाका हमने आपके सामने पेश किया था। और अगर आपने ध्यान से सुना होगा, हमने उसी वक्त ये कहा था कि ना तो ये हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी लीडर से पूछकर हम ये आपको बता रहे हैं कि ये तस्वीर बनती नजर आ रही है, ना हमने कांग्रेस के किसी नेता से बात करके, और ना ही हमने बाकी जो इंडिपेंडेंट गए हैं या हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं उनसे बात करके हमने ये एक्सरसाइज की है, बल्कि ये एक्सरसाइज इस बात पर मबनी थी कि हमको क्या लगता है कि रीजन्स को किस तरीके से इस नई हुकूमत में, जिसमें सिर्फ 10 मिनिस्टर बनने हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे मिल सकती है। तो इस एक्सरसाइज को कहा, यह एक्सरसाइज आप तब करते हैं जब आपको जम्मू कश्मीर की रीजनल टेंशन्स के बारे में मालूम हो, आपको गजेंद्र गढ़कर कमीशन की सिफारिशात के बारे में तफसीली इतलात हो, आपको पता हो वजीर कमीशन ने क्या कहा, आपको पता हो जस्टिस सगीर कमीशन ने क्या कहा, आपको पता हो कि अलग अलग वक्तों में जो जम्मू और कश्मीर में इंटेलेक्चुअल्स और बुद्धिजीवी
उन्होंने जो अपने इनपुट दिए उसमें क्या कुछ था, और आप इस बात आपको यह भी जानकारी हो कि जितने भी इकोनॉमिक सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ने इतने सालों में रिलीज किए, वो एदाद शुमार, उसमें जो एदाद शुमार हैं वो क्या कुछ कहते हैं। उसके बाद जब आप ये जानते हो कि अलग अलग रीजन जो जम्मू कश्मीर के हैं, वहां लोगों के सोचने का तरीका क्या है, मिजाज क्या है, और इस वक्त जम्मू की सूरत हाल क्या है, तो उस डायनामिक्स में आप एक खाका, एक तस्वीर तैयार करते हैं। यह जरूरी नहीं कि उस खाके और उस तस्वीर के ऐन मुताबिक चीजें हो जाएं। अगर खाके और तस्वीर के मुताबिक सब चीजें होनी शुरू हो जाएं तो फिर तो कमाल है। फिर मुझे लगता है सियासी जमातों को अपने दफ्तर बंद करने चाहिए और उनकी जगह हमें उनके दफ्तर चलाने चाहिए। वो मुमकिन नहीं ना है जी। तो हमारा काम सहाफी के तौर पर स्पेकुलेट करना, हमारा काम सहाफी के तौर पर यह भी है कि हम मालूम करें, हम एक गेसवर्क करें, क्या हो सकता है, क्या मुमकिन है, क्या मुमकिन है, क्या मुमकिन नहीं है। वो इसलिए भी जरूरी है कि गेसवर्क से कई बार क्या होता है कि जो बात आप कह रहे होते हैं, जिस सर्कल तक वो बात पहुंचनी चाहिए, वो पहुंचती है और उसका फायदा बाद में उस रीजन को होता है। तो ये बेसिकली सारे का सारा सिलसिला है। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग जब स्ट्रेट लाइन देखते हैं तो स्ट्रेट लाइन पर इसी तरीके से लगातार, जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग जो ये नई हुकूमत बन रही है, इस नई हुकूमत के बारे में आप तक तमाम तफसीलात पहुंचाते रहेंगे। तो इस वक्त की खबर यही कि उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत बनाने के लिए अपना दावा पेश कर दिया है। उन्हें कांग्रेस की चिट्ठी मिल चुकी है, वह अपने दमखम पर 49 पर पहुंच चुके हैं और 6 कांग्रेस के लीडरों के साथ मिलकर उनका नंबर 55 पहुंच चुका है, 55 पहुंच चुका है। और अब इसके बाद हुकूमत बनने के लिए बाकी जो जरूरी चीजें हैं वो होनी शुरू हो जाएंगी। और उमर अब्दुल्ला की बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव नजर आ रही है, वो कन्फ्रंटेशन के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। तो आप स्ट्रेट लाइन के साथ बने रहिए। कोशिश करेंगे कि कल आपको यह भी बताएं कि हुकूमत कुछ कुछ कर रही है, उसको लेकर भी उमर अब्दुल्ला मुकम्मल तौर पर खामोश है।